Which are the two main climatic factors responsible for soil formation? मिट्टी बनने के लिए क्या दो ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर की जरूरत होती है या रेस्पॉन्सिबल होती है? तो एक्चुअली ये दो चीजें हैं, एक तो रेनफॉल यानी कि जो वर्षा है उसके कारण मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा टेम्परेचर होता है। ये दोनों जो है, जो कि टेम्परेचर और जो वर्षा है, ये दोनों जो है वेदरिंग पर असर डालता है, ताकि रॉक्स जो हो सके, रॉक्स का जो वेदरिंग होता है और जो ह्यूमस होता है उस पर अपना प्रभाव डालता है। तो इन्हीं दो कारणों से, यानी जो वर्षा है रेनफॉल और जो टेम्परेचर है जो चेंज होता रहता है, उसके कारण से ही क्या होता है कि मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। आज हमारी जमीनों का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जो विनाश की तरफ हमारा जो लैंड है वो बढ़ता जा रहा है, उसके आपके कारण बताने हैं कि आखिरकार किन किन कारणों से हो रहा है। पहला अगर हम लोग बात करें तो वो है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कहने का मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनका लगातार हम लोग कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बर्बादी करते जा रहे हैं। पेड़ पौधे लगाते कम है और काटते ज्यादा हैं, तो इसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ के माध्यम से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा लूज हो जाएगी और वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चली जाएगी, और इसे ही हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो एक यहाँ पर ये कारण जो है आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो है लैंड स्लाइड्स, यानी कि जो भूमि होती है वो ढलान होती है। अगर लैंड स्लाइड किया जाता है, भूमि का ढलान किया जाता है, तो मिट्टी हवा के कारण या पानी के कारण क्या होगा कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर चली जाएगी और मिट्टी जो है वो इस तरह से डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तीसरा कारण भी हम लोग कह सकते हैं, दैट इज फ्लड, यानी कि बाढ़। बाढ़ के कारण भी क्या होता है कि मिट्टी जो है पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है और इस तरह से मिट्टी की कमी हो जाती है। Why is land considered an important resources? हम जमीन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स के रूप में देखते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए इसके कई रीजंस हैं। रीजन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं, it supports all kinds of living things including humans. It enables agriculture and plantations which gives humans and other species their food. तो देखिए जमीन रहेगी तभी तो आप खेती बाड़ी कर पाएंगे, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाने के लिए, एक तो फसल उगाने के लिए और दूसरा पेड़ पौधे लगाने के लिए। अगर फसल उगाएंगे तभी तो आपको अनाज मिलेगा, जब आप पेड़ पौधा लगाएंगे तभी तो आपको फ्रूट्स मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये जमीन होगी तभी ये पॉसिबल है। तो एक तो ये कारण है एग्रीकल्चर और प्लांटेशन के वजह से। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइन्स। जमीन की जरूरत इसलिए भी है ताकि जो ह्यूमन नीड्स है उसकी भी पूर्ति करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो जमीन पे ही ना आप बनाओगे, आपको रोड बनाना है, आपको रेलवे बनाना है, ठीक है। तो रेलवे लाइन्स अगर आपको बिछाने हैं, रोड बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, तो इन सब चीज के लिए किस चीज की जरूरत होती है? जमीन की जरूरत होती है। सो इन तमाम कारणों से जो लैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में देखा जा सकता है। नेम एनी 2 स्टेप्स that government has taken to conserve plants and animals. पेड़ पौधों की और जानवरों की संरक्षण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि सरकार ने नेशनल पार्क वगैरह बनवाया है, जू वगैरह बनवाया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स उसने बनवाया है, ताकि जो भी यहाँ पर जंगल झाड़ी हैं, जो जानवर हैं, उनको बचाया जा सके। दूसरा अगर हम लोग देखें तो कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह चलाती है या फिर वन महोत्सव भी चलाया करते हैं। तो इसमें वो टीच क्या करते हैं, ये टीच करते हैं, वे लोगों को बताते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि अगर हमारा जल जंगल ये सब चीज अगर खत्म हो जाता है या जानवर खत्म हो जाते हैं तो हमारे पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा
और कहीं ना कहीं इसका नुकसान हम सब मानव पे पड़ेगा। इसीलिए हम सभी लोगों को जंगल को, जानवर को बचाना आवश्यक है। पानी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या सुझाव आप देना पसंद करेंगे? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी की जो खपत है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है, तो पहले तो पानी को गंदा ना करें, यानी पॉल्यूंट ना करें, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको बाहर निकालने का ज़्यादा प्रयास करें, यानी कि इम्प्योरिटीज़ को ट्रीट करने का प्रयास आप ज़्यादा करें। पहला मेथड तो यही है कि इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालिए, ठीक है, पानी को शुद्ध कीजिए। दूसरा मेथड क्या है कि जो भी वर्षा का पानी होता है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उसको आप कहीं ना कहीं सेव करने का प्रयास कीजिए, उसको संरक्षण करने का प्रयास कीजिए। तीसरा ये होता है कि वेस्टेज मत कीजिए पानी का। जैसे कि मान लीजिए कि आप शावर की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, आप शावर की जगह पर मान लीजिए कि बाल्टी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, टब का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी भरने के लिए, और वहां से फिर आप नहाइए। आपको जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी इस्तेमाल कीजिए, फिजूल में आप उसे टॉयलेट रूम में या किचन में इस तरह से ना बहाएं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से कौन ऐसा है जो मिट्टी के निर्माण में काम नहीं आता है? तो जनरली आप कह सकते हैं सी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन लगभग कहीं कहीं तो इसका जरूरत हो ही जाता है, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो फिलहाल अभी यही रहेगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लॉप्स। तो उसका सही जवाब होगा टेरेस कल्टीवेशन। इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और सरफेस रन ऑफ जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो सबसे ज्यादा हिली एरियाज में सबसे ज्यादा इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से कौन ऐसा है जो नेचर को कंजर्व करने के फेवर में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, क्योंकि देखिए डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग वगैरह करके आते हैं तो उससे जो प्लास्टिक वगैरह आप साथ में लेके आते हैं तो उसको डिस्पोज यहाँ वहाँ करना क्या होता है, नुकसानदेह होता है नेचर के लिए, हमारे लिए। इसलिए नेचर को फेवर नहीं करता है, इसलिए हम नेचर को इसके माध्यम से कंजर्व नहीं कर सकते हैं। अब आपको इन सब को आपस में मैच कराना है, तो लैंड यूज किससे मैच करेगा? तो लैंड यूज मैच करेगा सी से, ठीक है, क्योंकि लैंड यूज करने से क्या होता है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, तो ये सी के साथ मैच करेगा। उसके बाद आपको देखना है टू वाला ह्यूमस। ह्यूमस किससे मैच करेगा? तो ये आपका मैच करना चाहिए डी से, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, यानी कि जो पत्ता वगैरह गिरता है ना पेड़ पौधों से, उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर के जैसा बिहेव करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये किससे मैच करना चाहिए। तो ये मैच करना चाहिए ए से, यानी कि जो रॉक डैम्स होते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, जो चट्टान वगैरह होती है उसकी जो डैम्स बनी होती है वो क्या करता है, मिट्टी को बहने से रोकता है। अब ऑब्वियसली आपको मालूम चल चुका होगा बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर किससे मैच करेगा? दैट इज बी वाले से, क्योंकि बायोस्फीयर होता क्या है, तो नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी का अंश होता है, एटमॉस्फेयर जहाँ हवा है, और लिथोस्फीयर जहाँ जमीन है, तो इन तीनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाया करता है। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो आपको ये देखना है कि ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन से भरा हुआ है, तो ये आपका ट्रू होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड वाले केस में आते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, यानी कि जो पानी की खपत है वो लगभग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हर आदमी पर क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग होता जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि ऐसा रियल में होता जा रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों को पानी की खपत भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे
इन्वायरमेंट को, क्योंकि हम लोग कुछ अपने पानी को पॉल्यूटेड भी कर रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले केसेस में, और इसमें आपसे कहा जा रहा है rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called the intercropping। तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि हम लोग मालूम है कि इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं कि यहाँ मान लीजिए एक फसल लगाया, फिर दूसरे में दूसरा फसल लगाया, तीसरे में तीसरा रो में तीसरा फसल लगाया, तो इस तरह से जब हम लोग ऑल्टरनेट करके फसल लगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। अब देखिए हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है कि अगर हम ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे और जो क्लाइमेटिक चेंज होता है ये इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं करता है। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना होगा, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना होगा, पॉल्यूशन को कम करना होगा, तभी इकोसिस्टम सबसे बेस्ट तरीके से चल पाएगा।